मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल मैथ विद पुरुषोत्तम में। और आप सभी को पता है कि हम चल रहे थे संख्या पद्धति पर, और संख्या पद्धति में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक संख्याओं का परिचय हमने अभी नहीं पढ़ाया था आपको। तो आज लेकर आए हैं और आज आपको पढ़ाने वाले हैं संख्याओं का परिचय। तो संख्याओं का परिचय, ध्यान रखना, संख्याओं की बात यदि आती है तो हम सबसे पहले ये कहते हैं कि किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 किसी भी संख्या को व्यक्त या दर्शाने के लिए इन संकेतों का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये संकेत है हमारे लिए, इन संकेतों का प्रयोग किया जाता है। और इन संकेतों को हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अंक कहते हैं। और अंकों के समूह को, ध्यान रखना, अंकों के समूह को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अंकों के समूह को हम क्या कहते हैं? संख्यांक कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्यांक या संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अंकों के समूह को संख्यांक या संख्या कहते हैं। एक बार पुनः हम आपके लिए रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले सुनिए, संख्या ग्राफ हम आपको पढ़ा रहे हैं, संख्याओं का परिचय हम आपको पढ़ा रहे हैं। किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए इन संकेतों की आवश्यकता होती है और इन संकेतों को हम अंक कहते हैं। और अंकों के व्यवस्थित समूह को, अंकों के किन्हीं व्यवस्थित समूह को हम संख्यांक या संख्या कहते हैं। तो इन्हीं संख्याओं का परिचय हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले आते हैं, आपने बहुत अच्छी तरीके से संख्या ग्राफ पढ़ा होगा, जिसे हम 0, -1, -2, -3 और इस तरह पॉजिटिव में होती हैं, +1, +2, +3 इस तरीके की संख्याएं लिखी होती हैं। तो सबसे पहले आते हैं, हमने देखा संख्या जो ग्राफ होता है वो 3 तरीकों से डिवाइड होता है। सबसे पहले वास्तविक संख्याएं, फिर आती हैं काल्पनिक संख्याएं, फिर आती हैं मिश्रित संख्याएं। ध्यान रखना, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं और मिश्रित संख्याएं। ध्यान रखना, वास्तविक संख्याओं का नाम इंग्लिश में हम इन्हें रियल नंबर कहते हैं, इन्हें इमेजिनरी नंबर कहते हैं और इन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। आगे चल के देखते हैं वास्तविक संख्याओं की परिभाषा क्या होती है, जिसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है, उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। प्यारे बच्चों, जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। और जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है या नहीं दिखा सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। प्यारे बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि हम संख्या पद्धति में क्या क्या पढ़ चुके हैं और क्या क्या हम आपको पढ़ाने वाले हैं। भर भर के पढ़ाएंगे आपको संख्या पद्धति, कोई भी चीज़ या कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, इसकी गारंटी है। ध्यान रखना। तो आपका जितना काम है, आपको अपना काम करना है, आपको फ्री में वीडियो नहीं देखना है, कम से कम एक लाइक तो कम से कम बनता है आपका, ठीक है ना? इतनी जब हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको इतना जरूर करना है। आगे चल के देखते हैं काल्पनिक संख्याएं क्या आ गई हैं, जिसे हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं, नहीं दिखा सकते हैं, उन्हें हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। मिश्रित संख्याएं क्या होती हैं, जिन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ये वास्तविक और काल्पनिक दोनों के योग को हम क्या कहते हैं? मिश्रित। मिश्रित का नाम ही होता है, आप समझते हो, मिश्र मतलब जिनमें किन्हीं 2 या 2 से अधिक चीजों का मिलावट होता है, उन्हें मिश्र कहते हैं। जिन्हें 2 या 2 से अधिक चीजों का मिलावट होता है, इसमें वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों ऐड हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं? मिश्रित संख्याएं कहते हैं। प्यारे बच्चों, चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हम आपको ये बताने वाले हैं संख्या रेखा पर किन्हें दर्शाया जाता है और किनको हम नहीं दर्शा सकते हैं। तो संख्या रेखा बनाई है, चलिए देखते हैं। संख्या रेखा बनाते हैं, हमने बनाया है, आपको ये पता होना चाहिए। 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ पर -1, -2, -3 इस तरफ भी बढ़ती रहती है संख्या रेखा और इस तरफ भी बढ़ती रहती है। तो जो भी संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, अब संख्या रेखा पर हम क्या नहीं दिखा सकते? संख्या रेखा में ही सभी दशमलव पाए जाते हैं, सभी पॉइंट वाले नंबर पाए जाते हैं, सब कुछ हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसे हम संख्या रेखा पर नहीं दिखा सकते? हमने आपसे कहा कि -2 ये है, -3 ये है, 2
ये है, 1 ये है, हमने कह दिया 1.5। आप कहेंगे कि सर 1 तो ये हो जाएगा और 0.5, तो यहाँ पर पॉइंट जो 5 छोटे छोटे कॉलम होते हैं, आप 5 कॉलम उनको काउंट करते हैं तो ये 1.5 हो जाएगा। हम आपसे कहते हैं 3/2, तो 3/2 का तात्पर्य क्या हो गया, पहले आपको 3 तक चलना है और फिर उसका आधा करना है, तो यहां से यहां तक आधा कितना हो जाएगा 1.5, यानी आप यहां पर आ जाएंगे। तो जिसको भी हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं, वो सब कुछ क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। आप √7 रूट वाली संख्याओं को भी दर्शा सकते हैं। कैसे दर्शा सकते हैं, ध्यान देना, हम यहाँ रूट वाली संख्याओं को आपको दर्शाना बता रहे हैं, ध्यान रखना। ये 9वीं 10वीं में शायद एक प्रश्न आता है रूट वाली संख्याओं को। तो हमने एक काम किया, हमने यहाँ पर थोड़ी सी संख्या रेखा के जो कॉलम होते हैं वो बड़े बड़े ले लेते हैं। रूट वाली संख्या जैसे मुझे पता है कि √2 को दर्शाना है, तो आप ये बताइए संख्या रेखा जैसे 0 है, ये 1 है और ये 2 है। हमने यहाँ पर 1/1 का, हमने एक 1/1 का एक स्क्वायर बना लिया है, 1/1 का एक स्क्वायर बना लिया है। 1 ये है, 1 ये है, 1 ये है, 1 ये है। अब आप ये बताइए कि 1/1 का ये 1 है, ये 1 है, तो क्या इसका जो डायगोनल होगा वो √2 होगा क्या प्यारे बच्चों? हम आपसे क्या पूछ रहे हैं और आप क्या समझ रहे हो, हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप √2 को नंबर लाइन पे आपको शो करना है। तो हमने क्या बनाया कि 1/1 का एक वर्ग बनाया हमने, और इसका जो विकर्ण होगा वो क्या √2 होगा क्या, और √2 यानी यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस होगी उसका नाम है √2। तो आप ये बताइए, इसे हम राउंडर में ले लेंगे, इस डिस्टेंस को हम राउंडर में ले लेंगे और यहां से हम राउंडर को आगे बढ़ाते चले आएंगे। तो यहां पर जहां काटेगा तो क्या यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस दोनों एक ही होंगे क्या? और जब ये √2 होगा तो प्यारे बच्चों ये भी क्या होगा √2। इसे हम यहां पर √2 आ जाएगा, और √2 को यानी रूट में कोई भी संख्या लिखी गई हो उसे हम संख्या रेखा पर प्यारे बच्चों दर्शा सकते हैं। आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। हम 101 को, हम नेगेटिव वाले नंबर को, हम कुछ भी जो भी आप लिख दोगे, जिसे भी हम सीधी बात संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, वो सब हमारे लिए कैसी होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब आप आइए इनके बारे में, काल्पनिक संख्याओं को जिसे हम संख्या रेखा पर नहीं दिखा सकते हैं, नहीं दर्शा सकते, तो आप ये बताइए हम क्या क्या नहीं दिखा सकते। चलिए हमने आपसे कह दिया, सबसे पहला एग्जाम्पल जो होता है, इसमें एक एग्जाम्पल और ऐड कर देते हैं, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कौन सी संख्या है, काल्पनिक संख्या है। चलिए हमने आपसे कह दिया कि यहां पर है 0, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर -1, -2 और -3, इस तरीके से आगे संख्या, इस तरह से यहां संख्याएं हैं। अब आप ये बताइए, हमने आपसे कह दिया कि इनफाइनाइट को आपको संख्या रेखा पर शो करना है, तो संख्या रेखा पर शो करने के लिए इनफाइनाइट यानी इनफाइनाइट तक संख्याएं लिखनी होंगी। अब संख्याएं जब अनंत तक हम लिखेंगे तो क्या आप कभी अनंत तक संख्याएं, पहली बात तो आप सोच के देखो, आप कभी लिख पाओगे? और अनंत किसका नाम है, आप जानते हो अनंत क्या है? अनंत एक संकेत है, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये एक संकेत है जो एक इतनी बड़ी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके बारे में ना हम सोच सकते हैं ना हम लिख सकते हैं। ध्यान रखना, अनंत कोई संख्या नहीं है, अनंत एक क्या है, संकेत है जो इतनी बड़ी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके बारे में हम सोच या लिख नहीं सकते हैं। तो आप ही बताइए कि आप कभी यहां पर बढ़ते जाएंगे या आप इस तरफ बढ़ते जाएंगे, कभी आप अनंत पर आ पाएंगे क्या? आप जो भी कहोगे प्यारे बच्चों, किसी भी संख्या या कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या अंतिम नहीं होती है, और जब कोई संख्या अंतिम नहीं होती है तो आप अनंत तक पहुंच कैसे पाएंगे? क्योंकि अंतिम संख्या का नाम है अनंत, ध्यान रखना। और जब कोई संख्या अंतिम होती ही नहीं है, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, कोई संख्या अंतिम नहीं होती, जिस दिन तुम्हें भ्रम हो जाए कि हमने अंतिम संख्या को पकड़ लिया है सर, आप उसमें 1 जोड़ देना। क्या जोड़ देना? 1। अगर आप उसमें 1 जोड़ दोगे, पता वो कितने, उससे अगली वाली संख्या मिल जाएगी और आपका भ्रम टूट जाएगा। फिर आपको भ्रम हो जाएगा, फिर मैंने अंतिम अंक संख्या पकड़ लिए, फिर उसमें 1 जोड़ देना, तो आपको फिर अगली संख्या मिल जाएगी। कोई भी संख्या इस प्रकार से हम 1 1 जोड़ते जाएंगे तो हमें तुरंत अगली संख्या मिलती जाएगी। इस प्रकार से कोई भी संख्या अंतिम नहीं होती है, ये आप जान लें, अच्छे तरीके से तय कर लें। तो हम इनफाइनाइट को संख्या रेखा पर नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, काल्पनिक संख्या हो जाएगी। अब आते हैं, पहले इस संख्या के बारे में हम जान लेते हैं, ये क्या है। हमने आपसे कह दिया -5 को, ध्यान रखना अंडर रूट लगा हुआ, इसे संख्या रेखा पर दिखाना है। तो अगर हम आपसे -5 कह रहे हैं तो आप कहोगे सर यहां पर कहीं आएगा -5, लेकिन हमने क्या कहा, -5 नहीं, -5 का अंडर रूट है। अब आप ये बताइए, पहले तो आप इसका रूट निकालें प्रॉपर, पहले तो आप इसका रूट निकालें प्रॉपर कि रूट इसका होता कितना है। और क्या आप कभी इसका रूट कोई निकाल के बता पाएगा कि सर -√5 का रूट इतना होता है?
हम आपको निकाल के बताते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया प्यारे बच्चों, यहाँ पर सॉरी, हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए, हमने लिखा है यहाँ पर माइनस का 16, माइनस का 16, और माइनस का जो 16 का रूट होगा, ध्यान रखना, अगर हम यहाँ माइनस हटा दें तो आपका आंसर होगा कि सर इसका आंसर हो जाएगा +4 हो जाएगा और -4 भी हो जाएगा। अब आप ये बताइए, अगर हम यहाँ माइनस लगा दें तो क्या आप यहाँ माइनस लगा दोगे क्या? तो क्या उस दशा में इसका आंसर सही होगा क्या? इसका आंसर, इसका जो आंसर ये लिखा गया है, ये सही है या गलत है? प्यारे बच्चों, ये गलत है। क्यों गलत है? ध्यान देना, आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर कि 25 का जो वर्गमूल होता है वो 5 होता है। अब वर्गमूल चेक करने की कंडीशन होती है, अगर आप इसी का इसी में मल्टीप्लाई कर दोगे, इसी का इसी में मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये मिल जाना चाहिए। तो अब आप कहोगे कि सर इसका ये आंसर ये है, तो आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करके देखो, ये मिला क्या? माइनस का 4 इंटू माइनस का 4, माइनस का 16 नहीं होता है, प्लस का 16 होता है। तो क्या इसका ये आंसर होगा क्या? तो जब इसका हम आंसर ही नहीं निकाल पाएंगे तो इसको संख्या रेखा पर हम प्रदर्शित कैसे कर पाएंगे? तो इसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं प्यारे बच्चों। अब हमने देखा, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने इन चीजों को यहां से रफ कर मिटा देते हैं। देखते हैं अब आगे। अब हमने देखा इन चीजों को हम संख्या रेखा पर नहीं दिखा सकते। अब ये आई कहां से आया? आई को हम प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोटा या इमेजिनरी नंबर से यहाँ पे आई आया है। कहां से आया है? इमेजिनरी नंबर से आई यहाँ पे आया है। अब आई यहाँ पर इमेजिनरी नंबर का है, तो हमने देखा ये कहां से आया है प्यारे बच्चों? आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। ये हायर एजुकेशन में आपने पढ़ा होगा, जिन्होंने भी 11वीं 12वीं मैथ पढ़ी होगी वो सब लोग जानते होंगे। तो ये आता कहां से? हमने जैसे यहाँ पे लिखा माइनस का √5, इसको हम क्या लिख सकते हैं? यहां पे लिख सकते हैं √5 इंटू में √-1। प्यारे बच्चों, इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं ना। और इसका हमने वैल्यू कितनी रख दी है? ध्यान रखना, अगर ये स्क्वायर इस तरह भेज दें तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1 का अंडर रूट, और यहां पर हमने लिख दिया 5, और यहां पर हमने क्या लगा दिया? इसकी जगह पे लिख दिया i यहां से आया। i को हम आयोटा भी कहते हैं और इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं प्यारे बच्चों। और चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। हैं और देखते हैं अगली संख्याओं को। अब अगली संख्या कौन सी है हमारे पास? तो हम आपको काल्पनिक संख्या के बारे में पर्याप्त जानकारी दे चुके हैं, वास्तविक संख्या के बारे में पर्याप्त जानकारी दे चुके हैं बच्चों। अब हम देख रहे हैं मिश्रित संख्या कौन सी होती हैं। तो मिश्रित संख्या का हमने ये फॉर्मेशन लिखा हुआ है a + ib, यानी a क्या है इसमें? वास्तविक वाला पार्ट है, ये वास्तविक वाला पार्ट है, और ये कौन सा पार्ट है? काल्पनिक वाला पार्ट है। यानी वास्तविक और काल्पनिक संख्याएं दोनों अगर जुड़ जाती हैं तो उसका नाम क्या बन जाता है प्यारे बच्चों? मिश्रित संख्या, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर या जटिल संख्याएं कहलाती हैं प्यारे बच्चों। ये जिन्होंने हायर एजुकेशन में मैथ पढ़ी होगी वो बहुत अच्छे तरीके से इन संख्याओं के बारे में जानते होंगे। इन्हीं नंबरों पर एक किताब है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, आप जानते होंगे, बहुत अच्छे तरीके से बीएससी वाले बच्चों को पढ़ाई जाती है। चलिए, तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगली संख्याओं को देखते हैं। अगली संख्याएं कौन सी हमारे पास में? तो इन चीजों को हम यहां से मिटा देते हैं क्योंकि समझाने के लिए मुझे जगह की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखते हैं, ध्यान रखना, वास्तविक संख्याएं प्यारे बच्चों दो तरीके से डिवाइड हो जाती हैं। कई बुकों में ऐसा लिखा हुआ है कि यहां से परमेय और अपरमेय को डिवाइड करते हैं प्यारे बच्चों, वो भी बिल्कुल सही है और ये भी बिल्कुल सही है, आप विश्वास करें। कई किताबें ये भी कहती हैं कि वास्तविक संख्याएं परमेय और अपरमेय में डिवाइड होती हैं, या कई शिक्षक पढ़ाते हैं, वो भी सही है और ये भी सही है कि वास्तविक संख्याएं दशमलव और पूर्णांक दो चीजों में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से? दशमलव संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं। दशमलव संख्याएं डेसिमल नंबर और इंटीजर नंबर, दो तरीकों से डिवाइड होते हैं। अब हम आपको ये बताते हैं, ध्यान रखना, सबसे पहले कैसे बने। तो ये बताइए आप, हमने आपको ये बहुत अच्छे तरीके से सिखाया है कि वास्तविक संख्याएं संख्या रेखा पर पाई जाती हैं। क्या संख्या रेखा प्यारे बच्चों यही है क्या? इसे हमने 0, इसे 1, इसे 2, इसे 3, इसे 4। प्यारे बच्चों, वास्तविक जो संख्या रेखा है वो क्या यही है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अब हम आपसे ये कहना चाहते हैं, अगर आप किसी एक नंबर, चलिए मैंने 1 और 2, हमने 1 और 2 को देखा, हमें केवल संख्या रेखा पर 1 और 2 स्पष्ट तौर पर दिखाई देने वाले नंबर ये हैं। स्पष्ट तौर पर दिखाई देने वाले नंबर हमारे पास दिख रहे हैं मुझे। तो आप ये बताइए, यहां पर जो छोटे छोटे यहां 10 कॉलम होते हैं प्यारे बच्चों, यहां पर जो छोटे छोटे 10 कॉलम होते हैं उनका तात्पर्य क्या होता है? तो आप ये बताइए, हम लाए हैं एक लेंस। हम क्या लाए हैं? एक लेंस। अगर हम इस लेंस को यहां पर रख दें इन दोनों के बीच में, तो क्या इस तरीके से हमें बड़ा हुआ दिखाई देगा क्या? प्यारे बच्चों, हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आप क्या समझ रहे हैं? हम जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या आप वो समझ पा रहे हैं क्या?
हम ये कह रहे हैं कि जो यहां पर मुझे स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहे हैं इनको तो हमने नाम दे दिया इंटीजर प्यारे बच्चों। जो मुझे स्पष्ट तौर पर इंटीजर यानी पूर्णांक जो मुझे यहां स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहे हैं इनका नाम जैसे 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 जो मुझे स्पष्ट तौर पर या इसके आगे भी और इसके आगे भी जो मुझे स्पष्ट तौर पर प्यारे बच्चों दिखाई दे रहे हैं उनका नाम तो हमने रख दिया क्या इंटीजर। प्यारे बच्चों आप चीजें समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जो मुझे स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहे हैं उनका नाम हमने क्या रख दिया इंटीजर। अब आप ये बताइए जब हमने इन दोनों के बीच में लेंस लगाया इन दोनों के बीच में जब हमने लेंस लगाया तो क्या हमें ऐसे 10 कॉलम मिलेंगे क्या 10 कॉलम मिलेंगे क्या और हर एक कॉलम की अलग पहचान होगी। इसका नाम क्या होगा 1.1 1.2 1.3 1.4। अब हमारे पास स्पेस कम है और संख्या ज्यादा है तो इस तरीके से हमें 1.5 तो इस तरीके से दिखाई देंगे क्या। फिर अगर हम इन दोनों के बीच में फिर हमने लगा दिया तो आपको कहेंगे सर यहां से मैं फिर मिलेगा क्या मिलेगा। हम देखो 1.2 1.3 के बीच में हमने लेंस लगाया है तो मुझे क्या मिलेगा 1.21 अगला क्या मिलेगा 1.22 अगला क्या मिलेगा 1.23 इस तरीके से नंबर मुझे मिलेंगे क्या। तो हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं ध्यान रखना प्यारे बच्चों कि जो मुझे यहां स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहे हैं ध्यान रखना हम आपको एक बार फिर रिवाइज करवाते हैं। वास्तविक संख्याएं जो संख्या रेखा पर पाई जाती हैं वास्तविक कहलाती हैं। संख्या रेखा ये है संख्या रेखा पर ये भी पाई जा रही हैं ये भी पाई जा रही हैं ये भी पाई जा रही हैं। तो जो हमें स्पष्ट तौर पर ये दिखाई दे रहे हैं नंबर जो -3 -2 -1 1 2 3 4 0 इस तरफ और आगे भी इस तरफ और आगे भी जो भी मुझे स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहे हैं उनका नाम हमने क्या रख दिया इंटीजर यानी पूर्णांक। तो ये पूर्णांक हो जाएंगे और जो मुझे विभेदन करके लेंस लगा करके देखने पड़ रहे हैं गौर से देखने पड़ रहे हैं उनको हमने क्या नाम दे दिया दशमलव संख्या डेसिमल नंबर नाम दे दिया प्यारे बच्चों। यहां तक चीजें क्लियर निश्चित तौर पर हुई होंगी। अब चलते हैं आगे। अब हमने देखा आगे तो आगे हम इन चीजों को हम मिटा देते हैं। अब हमने देखा कि दशमलव संख्याएं जो होती हैं दशमलव संख्याएं कहां से आ रही तो दशमलव संख्याएं प्यारे बच्चों 3 तरीकों से डिवाइड हो जाती हैं। ध्यान रखना ये भी पॉइंट होता है दशमलव 0 के बाद दशमलव 3 रिपीटेशन में इसके बाद 6 एक फिक्स हो गया उसके बाद 7 रिपीटेशन में आ गया। ये भी दशमलव है कि 1 के बाद यहां पर देखो यहां भी 1 3 5 7 यानी कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है हर बार एक अलग नंबर आता है तो ये भी एक रिपीटेशन है। इसके बाद हमने देखा कि 1.25 ध्यान रखना ये भी एक दशमलव है कि जो दशमलव के बाद कुछ एक आध दो अंक आए और इसके बाद पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो ये भी दशमलव कहलाएगा। तो ये सबकी सब जो रिपीट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं उन सबको नाम हमने क्या दिया डेसिमल नंबर। क्या दिया प्यारे बच्चों डेसिमल नंबर। अब डेसिमल नंबर 3 टाइप से डिवाइड होते हैं कौन कौन से शांत अशांत और अशांत। ध्यान रखना अभी अशांत याद रखना प्यारे बच्चों ये पुनरावृत्त हो या अपुनरावृत्त है। ध्यान रखना इसे हम रिपीटिंग कहते हैं या रिकरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों रिकरिंग या रिपीटिंग। यहां पर इंग्लिश में नाम हमने लिख दिए हैं। इसे हम कहते हैं केवल टर्मिनेटिंग ये टर्मिनेटिंग है और ये दोनों क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है। ध्यान रखना इसे हम क्या कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग इसे हम क्या कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन ये रिकरिंग है और ये नॉन रिकरिंग है। अब रिकरिंग का मतलब और नॉन रिकरिंग का मतलब इसमें प्यारे बच्चों पुनरावृत्त जुड़ा है और इसमें पुनरावृत्त जुड़ा हुआ है। इनके तात्पर्य क्या हैं हम आपको डिटेल से इन चीजों को समझाते हैं। अब देखिए हमने देखा प्यारे बच्चों अब देखते हैं शांत दशमलव को। तो सबसे पहले जो डेसिमल नंबर होते हैं कि पॉइंट के बाद यानी 0 दशमलव यानी पॉइंट के बाद या किसी संख्या के बाद जो पॉइंट आया है उसके बाद दशमलव यदि हम आपसे ये कहते हैं कि ध्यान रखना दशमलव के बाद 2 3 4 5 6 यानी सीमित अंक आए और भाग कट जाए। जैसे हमने लिखा 3 5 7 भाग पूरा पूरा कट गया 6 7 8 9 भाग पूरा पूरा कट गया या 6.92 भाग पूरा पूरा चला गया या 6.29 पूरा पूरा कट गया। इनको हम क्या बोलते हैं शांत दशमलव। यानी शांत शब्द सुन के जो आपके मन में भाव जागृत होते हैं शांत शब्द सुन करके जो आपके मन में भाव जागृत होते हैं वही शांत की परिभाषा है कि दशमलव के बाद अंकों का आना क्या हो गया शांत हो गया यानी स्थिर हो गया अपने आप पर कांस्टेंट हो गई वो चीजें। तो इन्हें हम क्या कहेंगे शांत दशमलव के प्रकार हैं। ये सब क्या हैं शांत दशमलव के प्रकार हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहते हैं इसमें 7 ही 7 आ रहा है मतलब 3 5 आया उसके बाद 7 उसके बाद 7 ही 7 आ रहा है तो इन्हें हम क्या कहेंगे अशांत
अगर इसके बाद अंक आने चालू हो रहे हैं, कभी खत्म ही नहीं हो रहा, तो इसका नाम क्या होगा, इनफाइनाइट तक आ रहे हैं। इसके बाद इनफाइनाइट तक आ रहे हैं, ये भी इनफाइनाइट तक 9999, तो हम ये क्या कहेंगे प्यारे बच्चों कि ये जो संख्याएं बन गई हैं इन्हें हम क्या कहेंगे, अशांत कहेंगे। इन्हें हम क्या कहेंगे, अशांत कहेंगे। अब अशांत दो प्रकार का होता है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। अशांत क्या होता है, अशांत की परिभाषा, ये भी अशांत दशमलव है, ये भी अशांत दशमलव, लेकिन ये पुनरावृत्त है और ये क्या है, अपुनरावृत्त। तो अशांत की पहली परिभाषा, अशांत को समझना महत्वपूर्ण है। अशांत हम उसे कहेंगे जो दशमलव के बाद आने वाले जो अंक होते हैं ना, वो किसी एक जो क्रम होता है ना, उनका एक क्रम, अशांत दशमलव की अगर हम बात करें तो दशमलव के बाद जो अंक आ रहे हैं ना, वो अंक आते जाएं। अब वो क्रम में आ रहे हैं या क्रम में नहीं आ रहे हैं, मुझे उससे मतलब नहीं है। मतलब हम भाग देते जाएं तो हर बार एक अंक निकलता जाए, हम उसे हम क्या कहेंगे, अशांत दशमलव कहेंगे। अब देखते हैं अशांत दशमलव दो प्रकार का, पुनरावृत्त और अपुनरावृत्त। इसे हम कहेंगे रिकरिंग, इसे हम कहेंगे नॉन रिकरिंग। अब रिकरिंग क्या होता है और नॉन रिकरिंग क्या होता है, हम उनके बारे में आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताएं, हमने यहां पे लिखा प्यारे बच्चों, दशमलव के बाद अंकों का आना खत्म ना हो, दशमलव के बाद अंकों का आना खत्म ना हो तो अशांत कहलाता है। अब हमने देखा यहां पर कि 0.7777777 दशमलव के बाद एक ही अंक आ रहा है, इसका नाम देखो। तो यहां पर नंबर आ रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है किसके लिए, अशांत होने के लिए, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। यानी बार बार जो नंबर आ रहे हैं, कभी खत्म नहीं हो रहे हैं, ये नंबर महत्वपूर्ण है किसके लिए, अशांत के लिए। अब देखते हैं ये पुनरावृत्त है कि अपुनरावृत्त है, यानी रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है। तो रिकरिंग को हम प्यारे बच्चों कहेंगे, ध्यान रखना, कोई अंक या अंकों का समूह बार बार रिपीट करे। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, किसकी परिभाषा बता रहे हैं, पुनरावृत्त की या रिकरिंग की। कोई अंक या अंकों का समूह बार बार आए तो हम क्या कहते हैं, रिकरिंग। और अंकों या अंकों का समूह अगर बार बार ना आए तो हम क्या कहते हैं, उसे नॉन रिकरिंग। जैसे यहां देखें, हमने लिखा 0.672672 अब आप ये बताएं प्यारे बच्चों, क्या यहां पर 672 अंकों का समूह है, क्या ये बार बार आ रहा है क्या? अगर ये बार बार आ रहा है तो इसका नाम क्या होगा प्यारे बच्चों, रिकरिंग नाम होगा। क्या होगा, रिकरिंग नाम होगा। लेकिन अगर हम यहां पे लिख दें 0.692403297772 कुछ भी ऐसे लिखते जा रहे हैं, अब आप कहेंगे सर इनका कोई रिपीटेशन हो रहा है क्या, कोई एक निश्चित जो अंक है या अंकों का समूह है, क्या वो बार बार दोहरा रहा है क्या? आप कहेंगे सर नहीं दोहरा रहा है। तो अशांत तो ये है, देखो शांत नहीं हो रहा है इसलिए मतलब अशांत है। अब जब अशांत है तो ये रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है? तो आप कहेंगे सर ये क्या है, नॉन रिकरिंग है। कौन है प्यारे बच्चों, नॉन रिकरिंग है। इन चीजों को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। अब आप कहेंगे सर इतने ही हैं कि संख्याएं, अभी और हैं, ढेर सारी संख्याएं हैं। हमने यहां पर एग्जाम्पल कुछ लिख रखे हैं आपके लिए। शांत दशमलव का जो एग्जाम्पल थे वो प्यारे बच्चों ये है 5.34 और यहाँ पर 8.7 लिखा हुआ था वगैरह। और यहाँ पर देखो रिकरिंग के लिखे हैं तो 0.676767 यानी अंक या अंकों का समूह बार बार रिपीट हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, रिकरिंग कहते हैं। और अंक या अंकों का समूह रिपीट नहीं हो रहा, देखो 235 तो 235 आगे मिलना चाहिए ना, या 2356 ले लो आप तो 2356 होना चाहिए ना, नहीं है प्यारे बच्चों। तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास अंक या अंकों का समूह रिपीट नहीं हो तो हम क्या कहेंगे, वो हमारे लिए क्या है, नॉन रिकरिंग है। यदि अंक या अंकों का समूह रिपीट हो तो हम क्या कहेंगे उसको, कि वो रिकरिंग है। यहां तक चीजें समझ में आपको आ रही होंगी। अब देखते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान रखना महत्वपूर्ण चीजें ये हैं कि इन दोनों को, किसको किसको प्यारे बच्चों, शांत वाले को, इसको भिन्नों में परिवर्तित किया जा सकता है और इसे भी भिन्न में परिवर्तित किया जा सकता है। ध्यान रखना, अभी कहां का टॉपिक है प्यारे बच्चों, आप इतना समझ लें, केवल अशांत दशमलव को भिन्नों में परिवर्तित करना और अशांत दशमलव को भिन्नों में परिवर्तित, इन दोनों को किया जाता है। लेकिन अशांत दशमलव जो अपुनरावृत्त होता है, यानी नॉन रिकरिंग होता है, नॉन रिपीटिंग होता है, इसे भिन्नों में परिवर्तित नहीं किया जाता है। ये चीज बेटा आप लोग याद रखना, बहुत अच्छे तरीके से इन चीजों को याद रखना। अब ये कहां पर, किस तरीके से हम इनको भिन्नों में चेंज करेंगे, हम आपको डेसिमल फ्रैक्शन एक टॉपिक है, हम आपको वहां पर इन चीजों को क्लियर करेंगे। क्लियर है चीजें बच्चों? आगे देखते हैं
अब इन संख्याओं के बारे में देखना है, कौन सी संख्याएं हमारे पास, संख्याएं हमारे पास स्पेस ज़्यादा नहीं था तो हम इन संख्याओं के बारे में लिख नहीं पाए थे। तो हम थोड़ी देर अब आपको इन चीज़ों को भी लिख रहे हैं और आपके सामने अभी प्रस्तुत करते हैं। कौन सी संख्याएं? पूर्णांक संख्याएं। प्यारे बच्चों, संख्याएं आपके सामने आ चुकी हैं बच्चों। अब देखते हैं। अच्छा, इन संख्याओं को थोड़ा सा ऊपर लिखे देते हैं ताकि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से दिखती रहें। 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, इस तरीके की संख्याएं। अब हम ये देखते हैं प्यारे बच्चों कि हमने ये जो संख्याएं लिखी हुई थी, दशमलव संख्या के बारे में हम आपको पर्याप्त जानकारी दे चुके थे। वो पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं माइनस इनफाइनाइट, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इन्हें हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं। तो ये जो संख्याएं होती हैं वो 3 टाइप से टूट जाती हैं। कौन कौन से? नंबर 1 ऋण पूर्णांक, नंबर 2 शून्य, नंबर 3 धन पूर्णांक। ऋण पूर्णांक को हम नेगेटिव कहते हैं, इसे हम जीरो कहते हैं, इसे हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, धन पूर्णांक जो होते हैं और जो शून्य, ऋण पूर्णांकों की यदि हम बात करें तो इसके बाद यहाँ से कोई मतलब नहीं है इसका लेने का, या इसके आगे इसका वर्गीकरण नहीं होता है। इन्हें हम कह सकते हैं, अगर लिखना हो तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को प्यारे बच्चों नोट कर सकते हैं, या इस तरीके से भी हम इन चीज़ों को लिख सकते हैं। अब हमने देखा हमारे पास जो संख्याएं बची हैं वो कौन कौन सी हैं? धन पूर्णांक और कौन है? शून्य। ये 2 तरीके की संख्याएं बची हैं। धन पूर्णांक होते कौन कौन है? 1 से लेकर के अनंत तक होते हैं, इन्हें हम धन पूर्णांक कहते हैं प्यारे बच्चों। अब हम देखते हैं कि धन पूर्णांकों को अगर वो धन पूर्णांक और शून्य को अगर हम मिला दें तो क्या ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी क्या? अच्छा, तो इनको हमने मिला दिया है तो धन पूर्णांक यानी कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, और इन्हें हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? होल नंबर कहते हैं। अब हमने देखा कि जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। और ये 2 टाइप से टूट जाते हैं। नंबर 1 जो टूटे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नंबर 1 में सबसे पहले 1 और भाज्य और अभाज्य में ये 3 प्रकार से टूट जाते हैं। इन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं और इन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए आप ध्यान रखें, इन्हें हम इवन नंबर कहते हैं और इन्हें हम ऑड नंबर कहते हैं। प्यारे बच्चों आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से, और मुझे विश्वास है समझ में आ रहा होगा। सम विषम ये संख्याएं जो होती हैं, सम की अगर हम परिभाषा देना चाहें तो वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं, और वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। अब देखा कि 1, 3, 5, 7, 9 ये क्या है? विषम संख्याएं हैं, और 2, 4, 6, 8 ये कौन सी संख्याएं हैं? सम संख्याएं हैं। अब इनके बारे में यदि हम आपसे भरपूर और जानकारी देना चाहें तो इन्हें हम ये कह सकते हैं कि जिन संख्याओं का अंतिम अंक 2, 4, 6, 8, 0 होता है उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं, और जिन संख्याओं का अंतिम अंक 1, 3, 5, 7, 9 होता है उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। प्यारे बच्चों बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। चलिए अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और इन संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। अब हमने देखा कि जो भाज्य, अभाज्य और एक था, इनके बारे में हम आपको ढेर सारी अभी जानकारी देंगे। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इन संख्याओं के बारे में हम आपको ढेर सारी अभी जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं। तो देखते हैं इन संख्याओं के बारे में। इनसे इतने सारे बच्चों क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना यहाँ से आपका 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है गारंटी के साथ। ये संख्याओं का वर्गीकरण हो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाज्य अभाज्य से। तो इन चीज़ों को हम मिटाए देते हैं और आगे ताकि इन चीज़ों के बारे में हम आपको ढेर सारी जानकारी दे पाएँ, इसलिए हम चीज़ों को मिटा रहे हैं। तो देखते हैं अब भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में। तो हमने देखा कि भाज्य और जो अभाज्य होती हैं इनकी पहचान क्या होती है। तो हमने कुछ संख्याएं लिखी, जैसे 5 है। तो 5 में प्यारे बच्चों हम आपसे ये पूछना चाहेंगे किस किस से भाग जाता है, तो 1 और 5 से। 6 में किससे जाएगा, तो 1, 6, 2, 3 से। 7 में 1, 7 ओनली। अच्छा, और इसके बाद अगर हम कहें 8 से तो किस में 1,
8, 2 और 4 से जाएगा। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, क्या ये जो संख्याएं हैं प्रत्येक संख्या में 1 से और स्वयं से भाग जा रहा है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल सर जा रहा है। और जब 1 और स्वयं से जाता है तो ऐसी कोई संख्या है क्या जिसमें 1 और स्वयं का भाग ना जाता हो? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं है। 1 का भाग स्वयं बार जाएगा और स्वयं का भाग 1 बार जाएगा, गारंटी होगी प्रत्येक संख्या में। तो हमने देखा कि इन संख्याओं को हम आगे चलते हैं। अब देखा कि ये जो संख्याएं लिखी गई हैं इनको हमने देखा कि 1 और 5 जो संख्याएं लिखी गई हैं, प्रत्येक संख्या, हर एक संख्या जो होती है वो 1 और इटसेल्फ स्वयं से डिवाइड होती है। चलिए देखते हैं, अब इन चीज़ों को हम मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। इन चीज़ों को अभी हम काम में लेना शुरू करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान देना, अभी एक एक करके हम आपको समझाते जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो भाज्य संख्या होती हैं, अगर उनको हम परिभाषित करना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर कहते हैं। और जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब देखा हमने कुछ संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पर्याप्त हैं, हमने लिखा। अब देखो 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1। 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 1। 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 1। 4 को 4 इंटू 1। 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 1। 6 को 2 इंटू 3 इंटू 1। 7 को क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 1। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 1। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 1। और 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 1। प्यारे बच्चों, अब हमने इन चीज़ों को सभी के गुणनखंड करके लिख लिए हैं। अब देखते हैं, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभाज्य। तो देखा जिनके, तो क्या 7 के 1 और 7 ही है क्या? 5 के 5 और 1 है क्या केवल? तो और 3 के 3 और 1 है क्या? देखो 2 के 2 और 1 है क्या? तो इन संख्याओं को जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उनका नाम क्या अभाज्य संख्या रख दें क्या? अभाज्य संख्या वही होती है जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अब देखते हैं जो हमने बाकी जो संख्याएं बची हैं, देखो इनको हम क्या भाज्य संख्या कह सकते हैं क्या? इनके गुणनखंड आप काउंट करें तो किसी में 3 हैं, किसी के 4 हैं, तो हम इनके बारे में हम कह सकते हैं कि जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं? भाज्य संख्याएं कह सकते हैं। अब हमने देखा 1 कैसी संख्या है? एक ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि 1 का क्या होता है? केवल एक गुणनखंड होता है। अब आप कुछ लोग हो सकता है ऐसा सोच रहे हों कि 1 इंटू 1 लिख दें सर, इसको हम 2 बना लेते हैं, तो इन्हें हम किस में? अभाज्य में रखे देते हैं। तो फिर एक बार और लिख लो तो उन्हें भाज्य में रख दो, एक बार और लिख लोगे तो उन्हें किस में चली जाएंगी? भाज्य में चली जाएंगी प्यारे बच्चों। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं, यदि आप इस तरीके से यदि सोचें तो फिर कोई भी संख्या अभाज्य नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई क्या हो? 2 इंटू 1 होंगे, एक बार और लिख दो उसे आप भाज्य में रख दो। 3 का क्या होगा? 3 इंटू 1, तो एक बार और 1 लिख दो, उसे क्या रख दो? भाज्य संख्या में रख दो। तो अगर आप ऐसा कहेंगे तो ऐसे इस कथन के अनुसार तो एक भी संख्या ऐसी नहीं होगी जो कौन हो? अभाज्य। सब की सब कौन हो जाएंगे? भाज्य। और सबके 2 से ज़्यादा गुणनखंड आप निकाल दोगे, क्योंकि एक आप मनमाना लिख सकते हैं। आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपको इस तरीके से नहीं लिखना है प्यारे बच्चों। अब देखते हैं, जिनके जो 2 गुणनखंड उन्हें अभाज्य, जिनके 2 से ज़्यादा उन्हें भाज्य कहते हैं। ठीक। अब जिनके 2 से कम होते हैं, जिनके प्यारे बच्चों 2 से कम होते हैं, जैसा 1 है, उसे हम क्या कहेंगे? ना तो भाज्य है और ना ही वो अभाज्य है। चलिए अब देखते हैं आगे इनके बारे में और ज़्यादा जानकारी देते हैं कि अब आते हैं जो वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में कि 1 अंक की छोटी संख्या या 1 अंक की भाज्य या सबसे छोटी भाज्य संख्या या सबसे छोटी अभाज्य संख्या या सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। तो इस तरीके से हम कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिखते हैं, देखते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम की दृष्टि से। देखते हैं, चलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है? पहले दो। सबसे छोटी विषम
अभाज्य कौन होगी प्यारे बच्चों? 3 होगी। अब हम आगे चल के देखते हैं कि सबसे या इस तरीके से एक अंक की या एक अंकीय अभाज्य संख्या। अब इसी में 2 क्वेश्चन बना देते हैं हम कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी। तो एक अंकीय अभाज्य, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, एक अंकीय अभाज्य बड़ी कौन होगी और छोटी कौन होगी? तो एक अंकीय अभाज्य सबसे बड़ी जो होगी वो होगी कौन प्यारे बच्चों? 7। और सबसे छोटी जो होगी वो कौन होगी प्यारे बच्चों? जो सबसे छोटी होगी वो होगी 2। ध्यान रखना एक अंकी की होनी चाहिए, 2 होगी। अब देखते हैं 2 अंकी या 2 अंकों की अभाज्य, 2 अंकों की या 2 अंकीय अभाज्य सबसे छोटी या सबसे बड़ी। ध्यान रखना दोनों चीज़ों हम खोज के बताते हैं, छोटी भी और बड़ी भी। तो सबसे छोटी कौन होगी जो अभाज्य होगी? तो हमने कह दिया 2 अंकों की तलाशना है प्यारे बच्चों, तो कौन होगी? 97। और सबसे छोटी कौन होगी? 11 प्यारे बच्चों। चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब देखते हैं 3 अंकीय अभाज्य संख्या या 3 अंकों की अभाज्य संख्या। तो इसको देखते हैं सबसे छोटी और सबसे बड़ी प्यारे बच्चों। तो सबसे बड़ी जो होगी वो कौन होगी और सबसे छोटी जो होगी वो कौन होगी? तो बड़ी तो हो जाएगी प्यारे बच्चों 997 संभवतः। देखिए कौन हो जाएगी? 3 अंकी की चाहिए प्यारे बच्चों। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होती है 999 और उसकी जो तुरंत पहले होगी अभाज्य होना चाहिए। तो 999 अभाज्य नहीं है, इसलिए कौन सी संख्या होगी? 997 प्यारे बच्चों। तो हमने यहाँ पे लिख दी है 3 अंकी अभाज्य संख्या कौन होगी? 997, 997। चलिए अब हमने देखा जो 3 अंकीय सबसे छोटी अभाज्य कौन होगी प्यारे बच्चों? 101 होगी। चलिए ठीक, तो हम आपको 1 अंकीय, 2 अंकीय, 3 अंकीय इनके बारे में आपको छोटी और बड़ी पर्याप्त जानकारी दे चुके हैं। अब देखते हैं इनके बारे में और कॉन्सेप्ट समझते हैं। अभाज्य संख्या से संबंधित और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम यहाँ से लिखते हैं 1 से लेकर के 25 तक, 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 75 तक, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 125 तक, 25-25 के अंतराल में लेके चलते हैं। फिर 1 से 150, फिर आगे लिखे देते हैं प्यारे बच्चों इनकी संख्याएं। और 1 से लेकर यहाँ लिखे देते हैं 100, 175, हाँ 175। फिर कौन हो जाएगा? 1 से लेकर के 200, 1 से लेकर के अब 100 का ग्रैब बोल लेते हैं तो कितना? 300 तक। फिर 1 से 400 तक। तो इन संख्याओं के बारे में जान लेते हैं कि किसमें कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इन संख्याओं को और हम लिख लेते हैं। तो चलिए हमने देखा कि इतनी यहाँ से यहाँ तक कितनी संख्याएं होंगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 अभाज्य होती हैं। 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य होती हैं प्यारे बच्चों? 1 से लेकर 50 तक 15, फिर 21, फिर होती हैं प्यारे बच्चों 25, फिर होती हैं 1 से 25 तक 30 और 150 तक संख्याएं होती हैं 35 और 175 तक होंगी प्यारे बच्चों 40, यहाँ तक होंगी 46, 300 तक होंगी प्यारे बच्चों 62, 62 और 400 तक जो प्यारे बच्चों संख्याएं होंगी लगभग थोड़ा सा सोचने का प्रयास करिए, संभवतः 78 प्यारे बच्चों। बिल्कुल सही है, 78 संख्याएं होंगी प्यारे बच्चों। हमने आपको लगभग अभाज्य संख्याओं के बारे में पर्याप्त जानकारी दे दी है। इनके 1 अंकों की भी, 2 अंकों की, 3 अंकों की, छोटी बड़ी संख्याओं के बारे में पर्याप्त जानकारी हमने आपको दे दी है प्यारे बच्चों। आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। जितने भी क्वेश्चन होंगे अभाज्य संख्याओं से लगभग सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। चलिए और आज की क्लास में इतना ही, और देखते हैं अगली क्लास में। और अगली क्लास में अपन कुछ संख्याओं के बारे में बचा हुआ है, जैसे कि परमेय अपरमेय या सह अभाज्य संख्या या रामानुजम संख्या के बारे में कुछ बचा हुआ है। तो इसके बारे में हम आपको अगले लेक्चर में इन संख्याओं के बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे। तो चलिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।